चलिए शुरू करते हैं तरंग एवं तरंग गति। इसी में पढ़ेंगे ध्वनि। समझ गए? तो चलिए टोटल 100 हमारे पास 10 क्वेश्चन है तरंग मतलब ध्वनि से। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे, कोशिश करेंगे प्रकाश का, अन्यथा जहां तक काश हो सकता है करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो 5 तारीख से आएगा, केमिस्ट्री का एमसीक्यू आएगा। और 5 को रात को एक दिन जो है ज्योग्राफी का थ्योरी आने वाला है। जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो देख लीजिएगा, और जिनका एग्जाम होगा वो देख लीजिएगा। तो चलिए वो तो हम देखते हैं, आगे तो ये देख लेते हैं और इसे समाप्त करते हैं। 100 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, नहीं रुकूंगा, सिर्फ एमसीक्यू करवाऊंगा। अगर ज्यादा वन लाइनर देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वन लाइनर इस बुक का पढ़ा चुका हूँ, जिस बुक को आप देखना चाहते हैं। अभी जो मैंने थंबनेल लगाया है वो अभी उस बुक का थंबनेल नहीं है, ये ऐसे ही थंबनेल बना दिया है, अन्यथा अभी चल उस बुक का थंबनेल। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ऐसी तरंगे जिनकी संरचना के लिए किसी भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? बता देंगे तो हम उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। आप जानते हैं उन्हें क्या कहेंगे? यांत्रिक तरंगे कहेंगे। और भी बातें करें, दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ के किन गुणों के कारण यांत्रिक तरंगों का किसी माध्यम में संचरण संभव होता है? तो मतलब किसी माध्यम में संचरण संभव होता है तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों में होता है। ये हो गए लिस्टिक बोलते हैं, प्रत्यास्थ को हम कहते हैं। चलिए अब उस पे बहस हम नहीं करेंगे, अभी तत्काल मेरे पास समय नहीं है, हमें समाप्त करना है। यांत्रिक तरंगे मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक तरंगे हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं, जो उस एनर्जी के साथ एमसीक्यू दीजिएगा कि उन्होंने कौन सा अनुप्रस्थ तरंगे का सही उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ में कौन आएगा? ध्वनि आएगा कि प्रकाश आएगा? प्लीज कमेंट करेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग में प्रकाश आएंगे, अनुदैर्ध्य में ध्वनि आएंगे। तो हम बोलेंगे प्रकाश, लाइट वेव आएगा, और इसमें अनुदैर्ध्य आ जाएगा। ये भी हम समझ गए। अगर मान लीजिए 5वें प्रश्न की बात करें, 5वां प्रश्न है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? हम अभी पढ़े अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? प्रकाश है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और भी बातें करें तो दूसरा मतलब छठा प्रश्न देख लीजिए कि 2 लगातार श्रृंग श्रृंग या क्रेस्टस बोलिए, या 2 लगातार गर्त मतलब गहराई के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो हम बताते हैं उसे तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अगर क्रिस्टस और गर्त के बीच अगर बात किया जाए तो हम तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। श्रृंखला के रूप में होता है। चलिए 7वां प्रश्न आ चुके हैं। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वायु गैस जो होते हैं, क्या होते हैं? वायु गैस के संचारित होने वाली ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो वायु मतलब होता है गैस, ये हम जानते हैं। और वायु में संचारित होने वाली जो ध्वनि होती है, मतलब वायु में जो ध्वनि होता है वो किस तरह का होता है, कैसी होती है? तो वो होता है अनुदैर्ध्य, क्योंकि अनुदैर्ध्य मतलब ध्वनि। चलिए आगे बात करते हैं। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 8वां प्रश्न को बताइए। आठ चलिए 8वें प्रश्न को देखिए और बताइए 8वां प्रश्न क्या है कि ऐसी कौन-सी तरंगें हैं जिनकी ध्रुवीकरण नहीं हो सकता? जिनकी ध्रुवीकरण नहीं हो सकता तो वो है अनुदैर्ध्य तरंग, वो है अनुदैर्ध्य तरंग। ओके, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? ध्वनि, है ना? चलिए आगे बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है कि तरंग संचरण के साथ किसी भौतिक राशि का संचरण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और भी बातें करें तो सुनिए 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है? अप्रगामी तरंगों के माध्यम से जो कण अस्थायी रूप से विराम अवस्था में, विराम मतलब आराम अवस्था में रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम निष्पन्द कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए ध्वनि से जो एमसीक्यू तैयार हो सकते हैं हम वो देखते हैं। ध्वनि से जो हो सकते हैं सवाल, अब देखिए यहाँ से जितने भी आएंगे सिर्फ ध्वनि से संबंधित आएंगे। जैसे ध्वनि की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, डीबी का प्रयोग करते हैं। ये तो आप जान गए। अगर पूछे 12वां प्रश्न आपसे, 12वां प्रश्न क्या है कि वायु में जो है ध्वनि का वेग जो है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग कितना होता है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे 232 मीटर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये भी सही हो गए। अगर मैं बात करूं 13वां प्रश्न का, 13वां प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करती है? तो अगर ध्वनि की प्रबलता अगर पूछे ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करती है तो हम बताएंगे आयाम पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, आवृत्ति पर नहीं करेगा, आयाम पर करेगा। क्या ये बात सही है? एम्पलीट्यूड या एम्पली पर करेगा, याद रखिएगा, आयाम पर करेगा ध्वनि के। अब देखिए आवृत्ति भी है, तरंग दैर्ध्य, वेग, ये सब है ध्वनि से ही। बताऊंगा कैसे।
चलिए आगे चलेंगे। 14 प्रश्न है कि साधारण जो हम लोग बातचीत करते हैं, नॉर्मल जो हम लोग करते हैं बातचीत में, ध्वनि की तीव्रता कितनी डेसिबल होती है, मतलब कितना होता है डेसिबल। तो हम बताएंगे, हम नॉर्मल बात जो करते हैं ना 30 से 40 डेसिबल बात करते हैं। ठीक है, डेसिबल में बात करते हैं, डीबी में बात करते हैं। 15वां प्रश्न अगर आपसे पूछे कि जल, लोहा और नाइट्रोजन, या जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का सही आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है तो हम याद रखेंगे, आगे तो नाइट्रोजन होगा, असेंडिंग ऑर्डर है ना, नाइट्रोजन फिर लोहा, तब आपका जल होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन, लोहा, जल, ये सही होगा? नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन, जल, लोहा, लोहा में सबसे ज्यादा होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा। थोड़ा फन करने के लिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, ये मत सोचिएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि तापमान के घटने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे वेग घट जाता है। क्या होता है? वेग घट जाएगा ना, ये भी बात सत्य है। 17वें प्रश्न की बात करें, 17वां प्रश्न है निर्वात, वैक्यूम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो हम बताएंगे शून्य होता है। यही तो बात है, इसमें वैक्यूम में प्रकाश अगर आता तो हम बताते, लेकिन ध्वनि का चाल शून्य होगा, स्पीड शून्य होगा। अगर आपसे पूछे 18वां प्रश्न है, पुस्तक के अनुसार सर्वाधिक भारी धातु होने के कारण ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। तो सर्वाधिक अगर पूछे तो हम बताएंगे ऑस्मियम में होती है। किसमें होती है? ऑस्मियम में होती है। अगर आपसे यही पूछे 19वां प्रश्न कि ध्वनि की तीव्रता बताइए, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम बताएंगे वाट मीटर स्क्वायर होता है। वाट मीटर स्क्वायर, ये इंडिकेशन दिया गया है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो टाइपिंग होता है उसमें नहीं दे पा रहा था, इसलिए ऐसे कर दिया गया है। चलिए 20वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल गर्म व ठंडी वायु में चाहे किसमें सर्वाधिक होगी, बता सकते हैं। तो गर्म वायु में होगी। किसमें होगी? गर्म वायु में होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे 21वां प्रश्न पूछे, 21वां प्रश्न क्या है कि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल में कितना अंतर आता है, बता दीजिए। तो 0.61 मीटर सेकंड की वृद्धि होती है। अगर मैं बात और भी कर लूं, 22वें प्रश्न की बात करूं, तो सुन लीजिए। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश के वेग और ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बताएंगे प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। समझ गए? अगर मान लीजिए आपसे और सवाल पूछे, 23 क्वेश्चन नंबर यह है कि किसी माध्यम में वस्तु की चाल तथा उसकी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। मतलब किसी माध्यम में अगर वस्तु की चाल है और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, तो उसका अनुपात क्या होगा, ये सवाल है, आपसे पूछ रहा है। उस अनुपात को हम कहते हैं मैक, मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैक संख्या कहते हैं। क्लियर हुए? अगर बात करेंगे 24 क्वेश्चन नंबर, यदि मैक संख्या का मान अगर 1 है तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं, या क्या कहलाएगा, तो उसे हम ध्वनि कहलाएंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि कहलाएंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अगर चलिए चलते हैं 25वां प्रश्न की बात करते हैं। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तीव्र गति से चलता है तो उसके पीछे उत्पन्न प्रघाती तरंगों के विस्फोटक शोर को क्या कहते हैं? उसे हम ध्वनि बुम कहते हैं, सोनिक बुम कहते हैं। याद रखेंगे। अगर और भी बात करें 26 क्वेश्चन नंबर का, तो सुनिए। पराध्वनि जेट, मतलब सुपरसोनिक जेट वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचाती है। तो क्षति किसे पहुंचाएगी? समताप मंडल को क्षति पहुंचाएगी। समताप मंडल में जो स्थित क्या है? ओजोन, ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें, वह कौन सी जैव पद्धति है जिसमें पार्श्व ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, बता दीजिए। तो वो है ऑप्शन नंबर सी सोनोग्राफी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सोनोग्राफी है। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता जो है कितनी है, तो हम बताएंगे 45 डेसिबल है। क्या है? 45 डेसिबल है, मतलब डेसिबल है। अगर मान लीजिए यही 29वां प्रश्न देख लीजिए, पूछे जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से टकराकर मुड़कर आगे बढ़ जाती है तो इस गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को हम ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी विवर्तन कहते हैं। और भी बात करें तो देखिए 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको बताना है। 30वां प्रश्न है यदि सितार, मतलब यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें
जो उत्पन्न ध्वनि होता है, उसका भेद किसी आधार पर किया जा सकता है। मतलब किस आधार पर उसका भेद करिएगा, अलग-अलग बताइएगा, यही सवाल है। तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गुणवत्ता पर, साउंड टाइमर पर हम करेंगे कि सितार की आवाज़ और बाँसुरी की आवाज़ पर। याद रखिएगा, ठीक है? अंतर बताना होगा। अगर पूछे रडार की बात करते हैं, रडार की जो है कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार जो है किस पर जो है कौन-सा सिद्धांत पर काम करता है? तो हम बताएँगे रेडियो तरंग के परावर्तन पर करता है। किस पे? ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंग के प्रवर्तन पर करता है। अगर आपसे यही सवाल पूछ ले क्या कि ध्वनि चुंबकीय तरंगें किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? तो विद्युत जो चुंबकीय होती है, ध्वनि बोल दिया मैंने, क्षमा चाहता हूँ। फिर से सवाल को सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? तो किस प्रकार उत्पन्न होगा? त्वरित आवाज़ से होगा। त्वरित आवाज़ चार्ज करेंगे उसे, चार्ज द्वारा होगा, त्वरित चार्ज द्वारा होगा। मतलब एस्केलेटेड चार्ज बोलेंगे। चलिए आगे चलेंगे और भी बातें करेंगे। 33वां प्रश्न आ चुके हैं हम लोग। अभी 110 प्रश्न है। चलिए 33वां प्रश्न है, ध्वनि से 110 क्वेश्चन करवा दूँगा, बताइए कुछ छूटेगा? नहीं छूटेगा। बताइए हृदय के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि जो है किस प्रकार की होती है? बताइए हृदय के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो हम बताएँगे अ, अवश्रव होती है। क्या होती है? अवश्रव, इंफ्रासोनिक होती है। याद रखिए अगर हृदय की कंपन है तो यह है क्या होता है? इंफ्रासोनिक। अब से ऐसे पूछे कि हृदय का जो धड़कन हार्ट-बीट है जी, वाइब्रेशन जो होता है, कौन से आएँगे? श्रव आएँगे कि प्रश्व आएँगे? तो नहीं, अवश्रव आएँगे। चलिए, आगे बात करते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है कि सिनेमाघरों या बड़े सभाघरों में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, मतलब देती रहती है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है अनुरण। अनु अनुरण है, मतलब रिवर्वेशन। आप या इसे अलग ढंग में बोल दीजिए, रिवर्वेशन। ठीक है? आप जैसे बोल सकते हैं। हम अपने ढंग से बोल दिया मैंने। 35 क्वेश्चन नंबर है कि हॉल की दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पटल देखते होंगे अब स्टूडियो या रूम, आजकल का स्टूडियो देखिए, उस पे दीवार पे चिपकाया रहता है रबड़ जैसा मोटी परत, क्योंकि ध्वनि जो है अवशोषित कर सके। घर में जो रूम है गूंजे नहीं, ठीक है? या खुरदरे जो हैं प्लास्टिक होते हैं, मतलब प्लास्टर होते हैं, छेद-छेद-छेद जैसा, मतलब ऐसा बनाया जाता है जिससे साउंड गूंजे नहीं। का प्रयोग क्यों किया जाता है बता सकते हैं? तो हम बताएँगे अनुरण को कम करने के लिए, मतलब भाई गूंजे नहीं, आवाज़ को ज़्यादा गूंजे नहीं रूम में, इसके लिए। ठीक है? चलिए ये भी बात हो गई। और भी बात करें तो देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर, विस्पंद। क्या बोलते हैं? विस्पंद का उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है? बताएँगे तो हम बताएँगे तरंगों के मतलब अध्यारोपण के लिए करेंगे। सुपर पोज़ीशन ऑफ वेव्स के लिए करेंगे। और भी बातें करें, 37वां प्रश्न की बात करेंगे, यांत्रिक या ध्वनि तरंगों जो होते हैं, यांत्रिक या ध्वनि तरंग होते हैं, किस माध्यम से संचरित नहीं हो सकती है? बताइए, तो हम बताएँगे अंतरिक्ष एवं निर्वात में नहीं हो सकती है। अंतरिक्ष एवं निर्वात में नहीं हो सकती है। अगर मैं बात कर लूँ कि मनुष्य की शोर सहन करने की सीमा लगभग कितनी होती है? बता दीजिए। 80 से लेके 90 डेसिबल होती है। 80 से 90 डेसिबल होती है। अगर मैं बात कर लूँ ध्वनि का तारत्व, मतलब पिच ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करती है? तो हम बताएँगे आवृत्ति पे तो ही करती है, फ्रीक्वेंसी पे ही करती है। आयाम का बताइए किस पे पढ़े थे अभी? बताइए, आयाम का क्या पढ़े थे? ध्वनि की प्रबलता से संबंधित है और आवृत्ति पिच पर संबंधित है। ठीक है? चलिए। फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। अब 40वां प्रश्न आ चुके हैं। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहयात्री, मतलब जो सहयोगी यात्री है, ठीक है, को चंद्रमा की सतह पर बिना किसी यंत्र की सहायता से क्यों नहीं सुन सकते? बता दीजिए। जैसे हम पृथ्वी पर आपसे मैं बात करूँ या किसी और से मैं बात करूँ तो सुनाई देता है, लेकिन चंद्रमा पे आप सामने हैं लेकिन सुनाई नहीं देता है। उसके लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल उपलब्ध नहीं है, इसलिए यंत्र का ज़रूरत पड़ता है। अगर इसी सवाल को 41वें प्रश्न को ध्यान से देखें और बताइए कि स्पष्ट प्रतिध्वनि जो कि इको जिसे बोलते हैं, सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? बता दीजिए। तो 16.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर होनी चाहिए। और भी बातें करें, 42वें प्रश्न की बात करें तो सुनिए कि हम रेडियो की घुंडी, क्या बोलते हैं? घुंडी
घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुन पाते हैं, यह किस घटना के कारण संभव होता है? बताइए। तो किस घटना के कारण संभव है? अनुनाद के कारण है। किसके कारण है? अनुनाद के कारण होगा। अगर मान लीजिए 43 सवाल की बात करें कि दी गई तालिका के अनुसार 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो है किस पदार्थ में होती है? तो हम बताएंगे एल्यूमीनियम में होती है। किसमें होती है? एल्यूमीनियम में होती है। कितना? 6420 एमएस बताइएगा, मीटर सेकंड बता दीजिएगा। अब बात करेंगे कि 44वां प्रश्न, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ने और शिकार करने के लिए किन तरंगों का उत्सर्जन करते हैं? तो हम बताएंगे पराध्वनि तरंगों का काम करते हैं। चमगादड़ पराध्वनि मतलब अल्ट्रासोनिक की बात करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि समुद्र या नदी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। अगर आपसे पूछे 46वां प्रश्न आ चुके हैं। 46वां प्रश्न है कि ध्वनि तरंग में जो है निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो हम बताएंगे ध्रुवन का घटना नहीं हो सकती है। किसमें? ध्वनि में। ठीक है। और भी बातें करें, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। 47 क्वेश्चन नंबर है, एकल आवृत्ति सिंगल फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो हम बताते हैं टोन कहते हैं। टोन तो मार देते हैं, टोन कहते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। टोन तो शब्द याद रहेगा ना, कई लोग को टोन तो हमेशा मारा जाता है। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है कि दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि का दूर तक या स्पष्ट सुनाई देना, इसका मुख्य कारण क्या है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे क्योंकि रात तो ऐसे भी शांत होता है, लेकिन कारण क्या है? अपवर अपवर्तन। क्या बोलेंगे? ध्वनि का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन कभी-कभी बोलने में हम भी टेढ़ा हो जाते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर, यदि तापमान नियत रहे तो ध्वनि की चाल पर दाब जो है प्रेशर बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? बता दीजिए। तो चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए? टेम्परेचर नियत रहे मतलब चलता रहे, टेम्परेचर जो रहे अपने स्थायी पे रहे। ध्वनि के चाल पर अगर प्रेशर है बढ़ाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अगर मान लीजिए 50वें प्रश्न की बात करेंगे। 50वां प्रश्न है, अनेक आवृत्तियों से मिलकर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो हम बताएंगे स्वर कहेंगे, नोट कहेंगे। समझ गए? चलिए आगे बात करता हूं और 51 प्रश्न को देखता हूं और बताता हूं, यदि किसी हॉल में जो है वक्ता के शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देते तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि हॉल का जो अनुरण्य है, जो गूंजता है हॉल, ठीक है, उसका 0.8 सेकंड से अधिक होना तभी हो सकता है। मतलब हॉल में है जो स्पीकर है, जो स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, मतलब नहीं देने का कारण क्या है कि उसमें जो अनुरण्य होता है, जो गूंजने वाला जो एरिया होता है, वो जो है उससे 0.8 सेकंड से अधिक हो गया है, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए ज़्यादा गूंजना भी अच्छा नहीं होता है। अगर बात करें कि आपसे पूछे 52 क्वेश्चन नंबर, जब एक तेज गति से चलता हुआ रेल इंजन सीटी बजाते हुए स्टेशन को पार करता है तो उसकी आवाज का आरोह-अवरोह मतलब पिच जो चेंज होता है, कभी तेज, कभी कम, कभी तेज, कभी कम, सुनाई देना किस प्रभाव का उदाहरण है? तो वो है डॉपलर का प्रभाव है। क्या है? डॉपलर का प्रभाव है। अगर मान लीजिए 53 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे कि डॉपलर का प्रभाव ध्वनि के किस विशेषता में अंतर होने के कारण होता है? डॉपलर का प्रभाव तो पढ़े होंगे, डॉपलर का इफेक्ट पढ़े होंगे, तो उसमें ध्वनि की जो है किस विशेषता में अंतर आपको दिखेगा? बताइए क्या कारण है भाई अंतर में? तो उसमें वास्तविक और आभासीय जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अंतर होता है। जो हमारा वास्तविक है और जो अभी आभासीय आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसमें तो अंतर होगा ना। यही कारण है। चलिए, अगर मैं बात करूँ 54 क्वेश्चन नंबर का कि सागर की गहराई मतलब डेप्थ ऑफ ओशियन मापने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे इको साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इको साउंड का इस्तेमाल करेंगे। अगर पूछे प्रश्न 55 क्वेश्चन नंबर, चिकित्सकीय उपकरण जिसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर करता है, रिफ्लेक्शन पर करता है। समझ गए? अगर मान लीजिए 56 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे कि कम लंबाई अधिक लंबाई वाली बांसुरियों में से किसमें उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें उत्पन्न होगी? तो हम बताएंगे भाई बांसुरी की लंबाई का आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात हम जानते हैं। तो ये बात तो सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? तरंग उत्पन्न होती है, हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, तो कहाँ होगा? कम लंबाई वाली बांसुरी होगी ना, उसमें होगा, अधिक वाले में नहीं। याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए 57 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान की शाखा जिसे हम
एकॉस्टिक्स बोलते हैं में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम बताएँगे भाई ध्वनि का करते हैं, साउंड का करते हैं, समझ गए? अगर मान लीजिए 58 प्रश्न आपके सामने आ जाए, अब बोले कि विशेष रूप से जो प्रशिक्षितों को संदेश देने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएँगे गाल्टन सिटी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गाल्टन सिटी व्हिसिल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना? चलिए, अगर मान लीजिए 59 प्रश्न आपके सामने आ जाए, आप पूछे कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं, आर्टिफ़िशियल जो सैटेलाइट होते हैं, को पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक करने के लिए किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? मतलब अच्छे से हम देख सकें पृथ्वी से, अच्छे से अनुमान लगा सकें। बताइए किस प्रभाव के कारण हम करेंगे? तो हम बताएँगे डॉपलर के प्रभाव द्वारा करेंगे। ऐसे पता नहीं चलेगा, डॉपलर के प्रभाव द्वारा पता चल जाएगा। समझ गए? अगर मान लीजिए आ गए हम लोग ईसीजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे हम शॉर्ट में ईसीजी बोलते हैं, सोनोग्राफी तथा अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ग्राफी में किन ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? बताइए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी का बताइए किसके लिए? मस्तिष्क के लिए होता है कि हार्ट के लिए होता है? बताइए, कमेंट कीजिए। पढ़ा चुका हूँ अगर बायोलॉजी मेरा देखें तो। सोनोग्राफी बताइए, अल्ट्रासोनिक ग्राफी इसमें कौन-सी ध्वनि होती है बताइए? तो इसमें पारस्व तरंगे होती है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ठीक है? अब चलिए 61 की बात करते हैं। 61 क्या है? सुन लीजिए। 61 है कि तरंग जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल टाइम पीरियड में क्या संबंध है? बता दीजिए। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होंगे जी? तो उसमें आवृत्ति, आवर्तकाल के व्युत्त क्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे 62 क्वेश्चन नंबर 62 है कि ध्वनि तरंगें बहुत लंबी दूरी तक प्रसारित क्यों नहीं हो पाती? तो प्रसारित इसलिए नहीं होती क्योंकि वे वातावरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ये बात है। अच्छा जी, अगर मैं बात कर लूँ 63 की कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है, ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? उसे हम अश्रव्य तरंगे कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। अब देखिए 64 क्वेश्चन नंबर ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं उल्कापिंडों से उत्पन्न तरंगे सामान्यतः किस श्रेणी की होती है? बता दीजिए। तो ये अश्रव्य तरंगे होती है, इंफ्रासोनिक होती है। अच्छा 65 प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य के कान जिन तरंगों को सुन सकते हैं उनकी आवृत्ति मतलब सीमा फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? बता दीजिए। तो हम बता सकते हैं कि मनुष्य जो गानों को सुन सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 20,000 हर्ट्ज से लेकर मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे हो गया तो वो कौन-सा हो गया? अश्रव्य तरंग हो गया। ठीक है? 20 हर्ट्ज से ऊपर पढ़े थे ना? अगर मान लीजिए आपसे पूछे 66वां प्रश्न, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अधिक जैसे ही 20,000 से अधिक हो गया, समझिए पारस्व तरंग हो गया, अल्ट्रासोनिक वेव हो गया। चलिए 67 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है पारस्व तरंगों को सुन सकता है? तो वो डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते सुन सकते हैं। समझ गए? इसलिए भूकंप आए या कुछ भी आता है तो पता चलता है जानवर को। आगे बात करते हैं 68 क्वेश्चन नंबर तरंगों में होने वाला ऊर्जा का पुनर्वितरण क्या बताएंगे? पुनर्वितरण क्या कहलाता है? व्यक्तीकरण कहलाता है, इंटरफ्रेशन कहलाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए प्रश्न की बात करें 69 की अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों में दाब व घनत्व जो है दाब मतलब प्रेशर और डेंसिटी परिवर्तन अधिकतम कहाँ पर होता है? बताइए दाब का भी और घनत्व का भी। कहाँ पे होगा? तो हम बताएँगे यहाँ पे नोड्स में होगा, नोड्स में, ठीक है? नोड्स, ठीक है? चलिए 70 प्रश्न आ चुके हैं। 70 प्रश्न है अप्रगामी तरंगों में एक आवर्तकाल में भी मतलब में जो होते हैं सभी कण विराम अवस्था मतलब आराम से कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, विराम है, रुके हुए हैं, से कितनी बार गुजरती है? तो हम बताएँगे 2 बार ही तो गुजरेगी। ठीक है? इसके बारे में समझ गए? देखिए, अप्रगामी तरंगों को हम इंग्लिश में स्टेशनरी वेव बोलते हैं, ठीक है? और प्रगामी तरंगों को हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे यही था। तो जो प्रगामी है, जिसे हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं, वो उसमें 2 होते हैं, ठीक है? विराम अवस्था में अगर पूछे कितनी होती है तो 2। चलिए, आगे चलेंगे। और भी 71 सवाल ये है कि ऐसी तरंगें जो किसी भौतिक माध्यम जैसे हवा, पानी की जो है अनुपस्थिति में
भी संचरण कर सकती है, क्या कहलाती है? तो उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। समझ गए? मतलब ऐसी तरंगे जो किसी भौतिक माध्यम जैसे हवा और पानी की अनुपस्थिति होते हुए भी वो संचरण कर सकती है, तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अगर मान लीजिए 72 क्वेश्चन नंबर की बात करें कि रात में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? मतलब रात में जो देखते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई आतंकवादी तो नहीं, कोई और भी विलन तो नहीं? उसे देखने के लिए बताइए किस तरंग का? तो अवरक्त तरंग का हम करते हैं इंफ्रारेड वेव का प्रयोग करते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। इंफ्रारेड, इंफ्रा, 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 इंफ्रा। चलिए 73 थोड़ा फन कर लेता हूँ कभी, है ना? 73 है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? मतलब कितना होता है ये बता दीजिए। ये देखिए कभी-कभी क्षेत्रीय भाषा के कारण भी चेंज करता हूँ, ये ध्यान रखना है। चलिए दृश्य प्रकाश मतलब जो दिख सकता है, विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ है लगभग कितना होता है? तो हम बताएँगे 390 से लेके 750 नैनोमीटर होते हैं, उसी के मध्य होते हैं, ठीक है? बीच होते हैं। अगर मान लीजिए 74 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं कि आंतों से संबंधित जो रोग हैं, रोगों के निदान के लिए कौन-सी किरणों का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो हम उसको चेक करने के लिए एक्स-रे किरण का प्रयोग करते हैं। एक्स-रे किरण कौन नहीं जानता है? एक्स-रे रे जानते हैं। चलिए 75 प्रश्न आ चुके हैं। अब बताइए घर घर जो है हमारा, घर से कीड़ों तथा क्षति पहुँचाने वाले जीवों को दूर भगाने के लिए हम किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो हम बताते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भाई कीड़े-मकोड़े भाग जाएँ, चूहे भाग जाएँ, है ना? चलिए 76 क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्रिस्टल की संरचना किसकी? क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएँगे क्रिस्टल संरचनाओं की अगर पता लगाना है तो एक्स-रे की ज़रूरत होती है। जैसे आँत के लिए ही एक्स-रे है तो वही हुआ ना, पता लगाना है क्रिस्टल चीज़ किसी भी चीज़ को। रडार द्वारा जो है वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में सामान्यतः कौन से किरणों का प्रयोग करते हैं? तो रडार तो है और वायुयान जा रहा है तो पता करते हैं, तो कौन से किरण है भाई? तो उसमें रेडियो तरंग किरण है तभी पता चलेगा, समझ गए? चलिए 77 78 देख लीजिए और बता दीजिए कि 78 में क्या है? तो देखिए 78 है कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में देखते हैं, में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणें कौन-सी है? तो देखिए सबसे कम पूछे बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम अगर देखें तो गामा किरण है। ठीक है? गामा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली किरण है। ये ध्यान रखिए। सबसे अधिक कौन-सा प्लीज़ कमेंट करिए। अल्फ़ा? बताइए क्या है? चलिए 79 क्वेश्चन नंबर है दीर्घ तरंगे मतलब दीर्घ तरंग बोल रहा हूँ, सॉरी। 79 क्वेश्चन नंबर है कि दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के या वायुमंडल की जो है किस परत से परिवर्तित होती है? लॉन्ग रेडियो वेव वायुमंडल के किस परत में परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल में। कहाँ होती है? आयन मंडल में, लोनोस्फीयर में होता है। कौन? लॉन्ग रेडियो वेव। चलिए, अगर मान लीजिए पूछते 80 प्रश्न, 80 प्रश्न क्या है? अब देखिए कुलीज नालिका, ठीक है? कुलीज नालिका या ट्यूब कहिए, का प्रयोग जो है कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए हम लोग करते हैं या करने के लिए किया जाता है? तो हम बताएँगे एक्स-रे, ठीक है? एक्स-रे किरण का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग कुचिल मतलब कुलीज नालिका का इस्तेमाल करते हैं। कुली ऐसे याद रखिएगा ना, याद रहेगा। 81 क्वेश्चन नंबर है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? बताइए कोबाल्ट 60 बताएँगे? बायोलॉजी में कोबाल्ट 60 किसमें है? बताइए तो? विटामिन के में है ना जी? बताइए, कमेंट कीजिएगा कि विटामिन बी 12 में है? बताइए, कमेंट कीजिएगा। ये सवाल आपके लिए अगर मेरा बायोलॉजी का देखेंगे तो क्लियर होगा आपका। बताइए, प्रयोग विकिरण चिकित्सक में क्यों किया जाता है? तो ये गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण करते हैं। किसके कारण? गामा किरण के उत्सर्जन के कारण करते हैं। अच्छा, अब 82 सवाल आ चुके हैं। 82 है कि बंद चूल्हे में भोजन पकाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अब बंद चूल्हे हैं, उसमें भोजन पकाने का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो उसमें सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल करते हैं। बंद जैसा महसूस होगा और खाना भी बनेगा। माइक्रोवेव बोलते हैं। चलिए 83 सवाल की बात करें। 83 है अंतरिक्ष स्टेशनों पर लोकल घड़ी, ठीक है? स्टेशन मतलब अंतरिक्ष स्टेशनों पर लोकल घड़ी अनुपयोगी क्यों हो जाते हैं? बता दीजिए, क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान 0 हो जाता है। तो सही बात है, अंतरिक्ष में घड़ी का जो है उसमें पता ही नहीं चलता है। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 84। 84 क्या है कि जीवाणु
मतलब जीवाणु जो बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 85 क्वेश्चन नंबर है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल जो है स्रोत क्या माना जाता है? मूल स्रोत क्या माना जाता है? तो वैद्युत आवेशों का निरंतर कंपन करना, ये हो गए। अगर मान लीजिए 86 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 86 क्वेश्चन नंबर की बात करें, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा विकिरण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो हम बताएंगे अवरक्त किरण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए 87 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं और ये ध्वनि को समाप्त करने का सीमा आ रहा है। 110 क्वेश्चन है, 87 आ चुके हैं। परा या परम उच्च आवृत्ति, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जिसे हम यूएचएफ बोलते हैं, कि तरंग जो है, तरंगे जो होती है साधारणतः किस रूप में संचारित होती है, मतलब चलती है, संचारित होती है? तो हम बताएंगे अंतरिक्ष तरंग के रूप में, स्पेस वेव के रूप में होती है। ये भी हो गए। 88 सवाल आ चुके हैं। 88 क्या है कि जल के शुद्धिकरण में जो है परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये भी हो गए। अगर पूछे प्रश्न नंबर 89, एफएम प्रसारण जो होते हैं, क्या होते हैं? प्रसारण जो सेवा में प्रयुक्त होने वाली जो आवृत्ति बैंड होते हैं, उसका आवृत्ति बैंड की जो प्रसार होती है, रेंज होती है, क्या होती है? बताइए। जो रेंज होता है, ठीक है, वो होता है 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है, मतलब एमएचजेड तक होता है, जो बैंड होते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बैंड जो होते हैं। अगर मान लीजिए 90 प्रश्न की बात करें, 90 प्रश्न है ओजोन परत किस विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ओजोन परत जो है प्रभावित हो जाती है या हानि हो जाती है तो यूवीसी विकिरण से हो जाती है, ऐसे बोल दीजिए। अगर मान लीजिए 91 प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाए और बताए कि क्या होगा, तो बताइए। एमआरआई मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक। अब बताइए, अभी एमआरआई है, इमेजिंग से संबंधित है, तो बताइए एमआरआई मशीन में जो है जांच के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? एमआरआई से हम चेक करके एक इमेज निकालते हैं, तो उसमें चुंबकीय तरंग होते हैं, तभी तो बनता है, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, चलिए 92 क्वेश्चन पर 92 है कि बहुमूल्य हीरों और पत्थरों में अशुद्ध मतलब अशुद्धि का पता लगाने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो मान लीजिए हीरा जो सही है कि गलत है कि पत्थर है, क्या है, पता लगाना है। ठीक है, अशुद्ध है कि सही है, तो उसका पता लगाने के लिए हम एक्स किरण का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर पूछे 93 सवाल कि जाली दस्तावेज जो फेक डॉक्यूमेंट होते हैं कि पहचान के लिए बैंक या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किन किरणों का प्रयोग किया जाता है पता लगाने के लिए? तो परावैंगनिक किरणों का प्रयोग करते हैं, यूवी रे का प्रयोग करते हैं कि नकली है कि गलत है, मतलब नकली है कि सही है। अगर मान लीजिए पूछते हैं कि 94 क्वेश्चन नंबर कि दूरदर्शन जो टीवी है, टीवी के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद मिलना बंद क्यों हो जाता है? टीवी का, दूरदर्शन का, तो हम बताएंगे पृथ्वी की सतह से जो वक्रीय होते हैं, जिसे कर्व्ड बोलते हैं, होने के कारण हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो सतही वक्रीय जो होना, यही कारण होता है, इसलिए बंद हो जाता है मिलना, फ्रीक्वेंसी बंद हो जाती है। अगर मान लीजिए 95 प्रश्न पूछते हैं कि यातायात पुलिस मतलब ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक ऑफिसर तेज गति से चलती हुई कार की चाल मापने के लिए उस पर कौन-सी विकिरण मतलब कौन-सी किरण जो है डालते हैं? बताएँगे? तो हम बताएँगे माइक्रो तरंग डालते हैं। माइक्रो तरंग से पता चल जाता है कि कितने स्पीड से चलाया, कितने स्पीड से नहीं चलाया। 96 सवाल क्या है? दूरदर्शन प्रसारण में जो है चित्र संदेशों मतलब वीडियो सिग्नल के संचरण किसका? संचरण के लिए किस प्रकार का मॉड्यूलन क्या बोलेंगे? किस प्रकार का मॉड्यूलन किया जाता है? तो हम बताएँगे आयाम मॉड्यूलन किया जाता है। क्या करते हैं? आयाम मॉड्यूलन करते हैं। 97 सवाल क्या है कि माध्यम का तापमान क्या बोलेंगे? माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति अपरिवर्तित रहता है। गति क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अगर मैं बात करूं 98 सवाल का, 98 सवाल क्या है? तो बताएंगे एक्स किरणें मतलब एक्स रे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हम बताएंगे डब्ल्यू.जी. रॉन्टजन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए 99 प्रश्न की बात करेंगे, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रसार लगभग कितनी होती है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन पर बी सही होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको हटाइए, टाइम को हटाइए, मैं टोटल बता देता हूँ। हम इधर अच्छे से लिख देते हैं 3.9 गुने 10 पे पावर
क्या बताएंगे? -7 और भी करेंगे 7.8, ठीक है, गुने 10 पे पावर 7 माइनस 7। क्लियर हो गया? यही मेन सूत्र है। चलिए, अगर आपसे पूछ रहा है दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो हम बताएंगे वो हैं हेनरिक हार्टिस ने की थी। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हार्टेज वाला तो हार्टेज का खोज करके करेंगे, आवर्त का नहीं। दीर्घ रेडियो तरंग की बात करेंगे ना, तो मार्कोनी का बात करेंगे, मार्कोनी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट, सही है, गलत नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 101वां प्रश्न आ चुके हैं। गर्भ जो गर्भाशय होते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हमको पता करना है तो हम अल्ट्रासाउंड तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो हमें बताइए 102वां प्रश्न। 102 प्रश्न क्या है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बता दीजिए, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य घट जाता है। समझ गए? वेवलेंथ में मतलब घट जाएगा। 103 प्रश्न आ चुके हैं। 103 प्रश्न है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में जो है किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में जो है किन तरंगों का प्रयोग करेंगे? अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो चलिए 104 प्रश्न की बात करते हैं। 104 प्रश्न है, किसी सॉफ्ट की जो है आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? टैकोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए पूछे दूरदर्शन, टीवी एवं रेडियो के ध्वनि संकेत किस तकनीकी पर आधारित है, तो हम बताएंगे आवर्त मॉड्यूलन पर आधारित है। आवर्त मॉड्यूलन पर आधारित है। 106 प्रश्न की बात करें कि समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना क्या कहलाता है? तो हम बताएंगे टेलीकास्ट कहते हैं। टेलीकास्ट होगा ना, ये टेलीकास्ट ही कहलाएगा। चलिए आगे चलेंगे। 107वां प्रश्न आ चुके हैं। 107 प्रश्न दो हो गए, 1 मिनट या नहीं, 106, 107 प्रश्न आ चुके हैं। 107 प्रश्न है कि नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता के या सक्रियता में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग या उत्सर्जन होता है? बता दीजिए, तो गामा किरण का होता है। अगर नाभिकीय अभिक्रिया पूछे या कृत्रिम रेडियो सक्रियता पूछे, इन दोनों में अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग अगर पूछे तो गामा किरण को टिक लगाइएगा। ठीक है, आ जाइए 108वां प्रश्न। 108वां प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने एवं जीवाणु को नष्ट करने में जो है कौन सी किरणें सहायक है? तो हम बताएंगे परावैंगनी किरणें सहायक होती है। अगर मान लीजिए 109 प्रश्न की बात करें, 109 प्रश्न है कोहरे में फोटोग्राफी करने तथा सिकाई, ठीक है, सिकाई करने में जो है किन तरंगों का उपयोग होता है? तो अवरक्त विकिरण का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए 110 प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि आयनिक विकिरण, विकिरण जिसे लोनिक रेडिएशन भी बोलते हैं, वायुमंडल जो है किस मतलब वायुमंडल की किस परत पर पाया जाता है? आयनिक विकिरण तो आयन मंडल में ही पाया जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, आयनिक आयन मंडल। तो ये हो गए हमारे ध्वनि से संबंधित सवाल। अगर आप कोशिश करूंगा कि आज रात तक एक और वीडियो आपको अपलोड कर दूं जिससे प्रकाश से संबंधित सवाल हो। ऐसे गुरुत्वाकर्षण का मैं कोशिश करूंगा आज कि गुरुत्वाकर्षण भी हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज ही क्लियर करूंगा क्योंकि कल जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं अवश्य देख के जाएंगे।